After covering the source of business law and contract law 1872, now we move toward essential of valid contract. So, a valid contract is enforceable by a law. According to section 10 of contract law, all the agreements are contract if it's include following main points: free consent of parties, competent to contract, lawful consideration, lawful object, not hereby expressly declared to be void, and fulfill the requirement of law regarding writing, attestation, and registrations. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है कि वो इन्फोर्सेबल बाय द लॉ हो और उनकी तमाम अजेंशंस यहाँ पे बता दी गई हैं जिसको हम वन बाय द वन नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करते हैं. सो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट वन एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. For making an agreement, there must be an offer of one party and acceptance of that offered by the other party. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बहुत कंपल्सरी है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए. यानी एक तरफ से ऑफर हो और दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस हो. और जब ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाए, एग्रीमेंट बन जाएगा और जब ये बैक्ड बाय इन्फोर्सेबल बाय द लॉ होगा, देन इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि मिस्टर अहमद ने एक मोटर कार सेल करने की ऑफर की मिस्टर बिलाल को, जो कि 12 लाख की थी. ठीक है, तो ये एक ऑफर थी. अगर मिस्टर बिलाल उस मोटर कार को परचेज करना चाहता है, यानी एक्सेप्टेंस दे देता है, तो फिर ये क्या होगा? ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा. मिस्टर अहमद ने ऑफर की मिस्टर बिलाल को कि मैं एक कार बेचना चाहता हूं, आप परचेज करेंगे, ये ऑफर है. अब अगर मिस्टर बिलाल इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो ये क्या बना? ये एग्रीमेंट हुआ और ये इन्फोर्सेबल बाय द लॉ भी है. ठीक है, इसकी लीगल ऑब्लिगेशन भी है, तो इसे हम कहेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सेकंड वन इज लॉफुल ऑब्जेक्ट. जब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लीगल होना चाहिए. यानी उसमें किसी तरह का इलीगल, फ्रॉडुलेंट, इमोरल या किसी को डैमेज या इंजर्ड करना शामिल ना हो. जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल कि मिस्टर हसीब ने प्रॉमिस किया मिस्टर हनीफ के साथ कि मैं आपको 10,000 रुपीज जो है प्रोवाइड करूंगा, यानी मैं आपको दूंगा अगर आप, मिस्टर हमीद एक थर्ड पर्सन है, अगर आप उसको मारेंगे, उसको इंजर्ड करेंगे, उसको डैमेज देंगे. तो क्या ये लीगल है? ये जो एग्रीमेंट होगा क्या ये लीगल होगा? नहीं, ये इलीगल होगा क्योंकि आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं. तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपलसरी है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल हो और लीगल हो. इसके बाद है लीगल ऑब्लिगेशन. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए लीगल ऑब्लिगेशन का होना बहुत जरूरी है. मीन टू से कि जस्ट लाइक मिस्टर एडम ने ऑफर की एक वॉच की मिस्टर बिलाल को 6,000 की. अगर मिस्टर बिलाल एग्री है उसको बाय करने के ऊपर, तो फिर ही लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी. यानी मिस्टर एडम अगर ऑफर करता है और मिस्टर बिलाल रिजेक्ट कर लेता है, इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो लीगल ऑब्लिगेशन जो है वो जनरेट नहीं होगी. और अगर इसको एक्सेप्ट कर लेता है, देन अब वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई है. अब मिस्टर बिलाल को उस वॉच को बाय करना पड़ेगा
और 6,000 रुपीज मिस्टर एडम को देने पड़ेंगे। इसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल है ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, कि कंसिडरेशन मीन गिव एंड टेक बिटवीन टू पार्टीज, कि कौन सी चीज एक पार्टी के पास आ रही है और किस पार्टी को कौन सी चीज प्रोवाइड की जा रही। तो कंसिडरेशन जो है वो लीगल होनी चाहिए। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एक एग्जाम्पल है कि मिस्टर हमीद ने 5,000 मस्जिद को दिया, तो उसके रिस्पॉन्स में मिस्टर हमीद के पास क्या आया? सवाब मिला, उसे नेकी तो मिली, लेकिन पर्पस बिजनेस का क्या होता है? टू अर्न अ प्रॉफिट। तो ये चुनाचे बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो हम इसको लॉफुल कंसिडरेशन नहीं कहेंगे। हाँ, अगर मिस्टर हमीद किसी को कोई पैसे दे रहा है, जस्ट लाइक वो किसी से कार परचेज कर रहा है, तो वो उसको पैसे देगा, उसके बदले में कार आ जाएगी, तो कंसिडरेशन होगी बोथ साइड से। तो लीगल कंसिडरेशन के लिए बोथ पार्टीज की तरफ से लीगल ऑब्लिगेशन और गिव एंड टेक का होना बहुत जरूरी है, यानी वन साइड ना हो। इसके बाद है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टी मीन के बोथ पार्टीज, यानी ऑफर और जो एक्सेप्टेंस हो रही है ऑफरी की तरफ से, दोनों की जो एज है वो मोर देन 18 ईयर हो, यानी माइनर ना हो, साउंड माइंडेड हो, मतलब कि प्रॉपर वे से उसका माइंड काम कर रहा हो, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सकता हो, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग बाय द लॉ, और किसी तरह से डिस्क्वालिफाइड ना हो, इंसॉल्वेंट ना हो। तो इन दिस केस फिर ही कैपेसिटी ऑफ पार्टी, अगर बोथ साइड के ऊपर इनमें ये चीजें हैं, मेजोरिटी एज का है, मोर देन 18 ईयर एज है, साउंड माइंडेड है, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ है, तब इनके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। जस्ट लाइक मिस्टर बशीर इज अनसाउंड माइंडेड, agree to sell his plot to Mr. Talha for 2 lakh. It is not a valid contract because Mr. Bashir is not competent to contract. मिस्टर बशीर एक अनसाउंड माइंडेड पर्सन है, एक ऐसा शख्स जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा, जो कि पागल है, या मतलब कि इस तरह की सिचुएशन में आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करवाते हो, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा? वो एक तो इलीगल भी है, और दूसरा कैपेसिटी ऑफ पार्टी की वजह से कि वो माइनर है या अनसाउंड माइंडेड पर्सन है, तो इन दिस केस ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसके बाद फ्री कॉन्सेंट, सेक्शन 14 डील करता है कि जब भी एग्रीमेंट होगा बिटवीन टू पार्टीज, तो इनमें फ्री कॉन्सेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर जस्ट लाइक आप किसी एक पार्टी दूसरी पार्टी, फॉर एग्जांपल मिस्टर नजीब मिस्टर अली को इन्फोर्स कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, गन पॉइंट के ऊपर उनको इन्फोर्स कर रहे हैं, जबकि वो ऐसा नहीं चाहता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है मिस्टर अली के बिहाफ पे, चुनाचे वो फ्री कॉन्सेंट नहीं है, गन पॉइंट के ऊपर उसको पुश किया गया, प्रेशराइज किया गया उसको ये कॉन्ट्रैक्ट करने में, तो ये इलीगल भी होगा और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। इसके बाद है राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट वे जो है ना वो रिटन है, क्योंकि रिटन में तो आपके पास एविडेंस होता है और ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, और आप इसको कोर्ट में लेके जा सकते हैं। सो कोशिश करें कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट करें वो साइंड हो, अटेस्टेड हो, स्टैम्प्ड हो, और आपके पास विटनेसेस हो, और अगर रजिस्टर्ड हो तो सबसे बेहतरीन वे है ये। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि बाई सम टाइम ऐसा होता है आप ओरल में करते हैं, तो बाद में अगर वो पर्सन फ्रॉडुलेंट होता है या कोई मिसकंडक्ट करता है, तो इन दिस केस आपके पास रिटन फॉर्म के अंदर उसका एविडेंस का होना जरूरी है, और आप फिर प्रूव करवा सकते हैं कोर्ट के अंदर। ठीक है,
Just like a written agreement was made for the sale of the horse but is not signed by the two parties, the court held that there is no contract. अगर कोई प्रॉपर्टी का है, जस्ट लाइक आप दोनों के दरमियान कोई एग्रीमेंट हो गया टू पर्सन के दरमियान, ठीक है, एक सेलर है एक बायर है और ओरल में किया है, ठीक है, कोई रजिस्ट्री नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो इन दिस केस आप कोर्ट में लेके जाएंगे तो वो कहेगा कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है आपका रिटर्न के अंदर। और अल्लाह ताला भी यही फरमाता है कुरान मजीद के तीसरे सिपारे के अंदर कि आप जब भी इस तरह के मामलात हो कारोबारी लेन देन के अंदर, तो आप रिटन फॉर्म के अंदर चीज़ों को लिखें। और इस तरह आपने एक हदीस भी सुनी होगी कि एक दफ़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह ऊँट उसने ख़रीदा था, तो बाद में उसकी कीमत ज़्यादा हो गई, तो फिर एक सहाबी ने जो था वो सबूत दिया था, गवाही दी थी कि उस वक़्त मैं मौजूद था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की गवाही को फरमाया कि इस सहाबी की गवाही को 2 कंसीडर किया जाए बजाय 1 के। तो मीन टू से कि एविडेंस का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है और एविडेंस के लिए आपके पास रिटन फॉर्मेट के अंदर बहुत ज़रूरी है। सम टाइम ऐसा होता है कि अगर उस वक़्त आपके पास पेन, कलम वग़ैरह नहीं है, तो आप उसको बाद में लिख लें, लेकिन कोशिश करें आपके पास जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, एविडेंस है, कोई भी डीलिंग कर रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो रिटन फॉर्म के अंदर है। क्योंकि कोर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो वर्थीफुल चीज़ होती है ना, वो आपकी एविडेंस होते हैं और वो रिटन एविडेंस, ठीक है? और अगर आपके पास जो है वो गवाह भी हैं, ठीक है? तो ये सबसे अच्छी बात है और मिनिमम जो है या आप इसको कह दें कि एक क्राइटेरिया कि आपके पास 2 मेल होने चाहिए और अगर आप इसके अपोज़िट कर लें जेंडर वाइज़ फीमेल, तो आपके पास 1 मेल और 2 फीमेल, मतलब कि 1 मेल बराबर होता है 2 फीमेल गवाह के, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको रिटन और अटेस्टेशन करें, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसका एविडेंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद सर्टेनिटी ऑफ टर्म, जब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो उसमें सर्टेन टर्म होने चाहिए, मीन टू से कि स्पेसिफिक हो। द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन, स्पेसिफिक, क्लियर एंड कंप्लीट। जिस तरह आपने देखा होगा पहले जब उर्दू के अंदर वो रजिस्ट्री की जाती है, अब तो इंग्लिश में होती है, तो उसमें वो कहता है कि फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए जिसका निसफ 5 लाख रुपए होता है, फलां बिन फलां उसके बेटे या उसके वालिद ने ये दिया। तो मीन टू से कि वो सर्टेन टर्म्स आ जाती हैं उसके अंदर। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो उसके अंदर जो फिगर्स है, जो अमाउंट है, वो क्लियर होनी चाहिए। जो डेट है, मैच्योरिटी डेट, किस डेट को मिलनी चाहिए, अगर फ्यूचर के अंदर है वो मैच्योरिटी डेट और टाइम, जिसने की है या जिससे आपने लेनी है पैसे या जिसको देने हैं, वो तमाम चीज़ें उसमें एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर होनी चाहिए और क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है? Just like Mr. Ahmed made agreement with Mr. Mohammed for the future time period but not mention the maturity date and the time. So this will become a void agreement. ठीक है, एक एग्रीमेंट हुआ फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए। मिस्टर अहमद ने मिस्टर मोहम्मद से कहा कि मैं आपको 10 बैग्स वीट जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 1 महीने के बाद। अब 1 महीने के बाद कब, तो कोई क्लियर डेट मेंशन नहीं है, तो ये जो एग्रीमेंट होगा ये वाइड एग्रीमेंट होगा, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का होना बहुत जरूरी है। इस एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि मिस्टर नदीम एग्री विद मिस आयशा टू पुट लाइफ इनटू मिस आयशा डेड कैट। द एग्रीमेंट इज वाइड एंड इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। यानी मिस आयशा के साथ एग्री हो गया मिस्टर नदीम कि मैं आपकी जो कैट थी उसकी डेथ हो गई, मैं उसमें दोबारा से जान डाल दूंगा। तो अगर इस तरह का एग्रीमेंट हो, यानी इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है, इम्पॉसिबल एक चीज है कि आप कहते हो फलां शख्स मर गया मैं उसमें जान डाल दूंगा, आप उसके साथ इस तरह के एग्रीमेंट करते हैं। या एक मैच है जो कि पहले ही लॉस हो चुका है, ठीक है, आप किसी से कहते हैं कि मैं आपको वो पुराना पास्ट वाला मैच विन करके दिखाऊंगा। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट होंगे ये वाइड होंगे
और ये कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो इसलिए ज़रूरी है कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस ना हो, मतलब कि आप एक काम है उसको कर ही नहीं सकते बाय द नेचर, नेचर के अपोजिट है, नेचर के खिलाफ है, तो फिर इन दिस केस इस तरह के जो एग्रीमेंट्स होंगे ये वाइड होंगे और ये कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। इसके बाद एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(4) टू 30 ये एक्सप्लेन कर रहा है कि कुछ एग्रीमेंट जो होंगे वो एक्सप्रेसली वाइड डिक्लेयर्ड होते हैं, जस्ट लाइक एग्रीमेंट इन द रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन द रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अनसर्टेन एग्रीमेंट एटसेट्रा। आपको इस एग्जांपल से ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। जस्ट लाइक मिस्टर सुल्तान promises to pay 75,000 to Mr. Azam if Pakistan win the final of the Cricket World Cup. The agreement is wide because it is a wagering agreement. मिस्टर सुल्तान ने कहा मिस्टर आजम को कि मैं आपको 75,000 रुपीज पे करूंगा अगर पाकिस्तान विन करेगा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। तो ये एग्रीमेंट बेसिकली वाइड एग्रीमेंट है, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस तरह की एग्रीमेंट जो होंगे ना, ये आप इसको वेजरिंग एग्रीमेंट कहते हैं। यानी ये इनिशियल लेवल से ही जो है ये वाइड है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है।